सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में अपन लेके आ चुके हैं जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अपन क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं अपन करने क्या वाले हैं। अपन दो वीडियो बनाएंगे एक एक चैप्टर की। सबसे पहले होगा बेटा लेवल 1, ठीक है। सबसे पहले होगा अपना लेवल 1 और लेवल 1 के बाद अपन क्वेश्चन का रखेंगे लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 में आपके इजी क्वेश्चन होंगे। जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो आराम से इन क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करें। लेवल 2 में थोड़े से क्वेश्चन आपके हार्ड होंगे, ठीक है। और तकरीबन मैं आपको दोनों में ही 50 प्लस क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपके एक चैप्टर के ऑलमोस्ट आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे लेवल के। 100 प्लस ही हो जाएंगे, 100 से कम नहीं होंगे बेटा, 100 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन से आप अपने एग्जाम को बिल्कुल 110% इसको क्रैक कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अपन के केमिस्ट्री में टोटल 10 यूनिट है। तो जो RUHS से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी का एग्जाम देंगे या जो नॉर्मल सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली हैं। टोटल 10 अपन के केमिस्ट्री में चैप्टर हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपका कोऑर्डिनेशन आ गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। इसके बाद अपना आ गया एल्डिहाइड कीटोन, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर आ गया, आपका एमीन्स आ गया, बायोमोलिक्यूल्स आ गया, है ना, जैव अणु वगैरह। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो कंपटीशन में आप सब समझ जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको क्वेश्चन भी बायलैंग्वेज रखूंगा, हिंदी में भी क्वेश्चन आपके लिए होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। अगर आपको ऐसा है कि सर नहीं इंग्लिश मीडियम की आप सेपरेट बनाओ, हिंदी मीडियम की सेपरेट बनाओ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कोई भी बात अगर आपकी हो तो मैं कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला है, आप वहां पर टाइप कर सकते हो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो कि सर इस चीज की हमको रिक्वायरमेंट है, आप ये चीज आप और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बात समझ में। पहली वीडियो ओबीएस पर मैं एक ट्यूटोरियल, ओबीएस क्या बोलते हैं, हाँ एक एप्लीकेशन है जिस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ 19-20 हो तो देख लेना, इसमें मैनेज कर लेना। अगले वीडियो में अपन उस क्वालिटी को भी सुधार देंगे, ठीक है। आगे बात सबको समझ में। क्लास स्टार्ट करें, चलिए। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है? यदि किसी तनु विलयन की मोललता को दुगना कर दिया जाए तो उसके मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले हिंदी मीडियम ही रख देता हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आपके सामने क्वेश्चन है। इफ मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी विल बी। बोल रहा है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की, जैसे मैं आपके सामने एक सॉल्यूशन बना देता हूं, ये देखो। इस सॉल्यूशन की बोल रहा है कि मोलरता को हम क्या कर देते हैं, डबल। इस सॉल्यूशन में हमने जो भी विलेय डाल रखा है, अब हमने उस विलेय की मात्रा को ट्वाइस कर दिया और इसकी कंसंट्रेशन को अपन ने कैसा कर दिया बच्चों, दुगना कर दिया। तो कंसंट्रेशन दुगना करेंगे तो केबी पर क्या फर्क पड़ेगा? केबी दुगना हो जाएगा, केबी आधा हो जाएगा, केबी तिगुना हो जाएगा, या केबी अपरिवर्तित रहेगा? आप सबको पता है बेटा, कोई बोल देगा आधा हो जाएगा सर, क्योंकि डेल्टा टीबी वगैरह वो रिलेशन होता है, केबी इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखो। केबी जो है या केएफ जो है, ये केवल और केवल सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता। चाहे आप कंसंट्रेशन 2 गुनी करो, 3 गुनी करो, 5 गुना करो, केबी विलयन पर डिपेंड नहीं करता। केबी और केएफ दोनों केवल और केवल किस पर डिपेंड करते हैं? विलायक पर। तो आपने विलयन की मोललता दुगनी करी है, इससे केबी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केबी और केएफ दोनों कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब कैसे होंगे? अपरिवर्तित। आगे बात समझ में। बोलो, पहला क्वेश्चन क्लियर सबको? चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए क्या करो, पहले आप वीडियो को या तो पॉज कर सकते हो या फटाफट अपना आंसर देखो। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके फाइनल कितने आंसर सही हुए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव ए का 1 मोल, ठीक है। कोई लिक्विड ए है, उसका 1 मोल है, ठीक है। ए का कितना मोल है बेटा? 1 मोल। और कोई द्रव बी है जिसके कितने मोल हैं? 2 मोल हैं।
और विलयन का कुल वाष्प दाब यानी पीएस कितना है आपका, पीएस आपका है बेटा 40 टॉर, ठीक है, पीएस 40 टॉर है। तो ए और बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखे हैं इन्होंने 45 टॉर और 30 टॉर, 45 और 30 टॉर। उपरोक्त विलयन क्या होगा, आदर्श होगा, धनात्मक विचलन वाला होगा, ऋणात्मक विचलन वाला होगा या अधिकतम क्वथनांकी वाला होगा। तो देखो भाई, अगर आदर्श है तो पीएस किसके बराबर होना चाहिए बताओ, अगर आदर्श है तो पीएस मैं आपको बताऊं, देख लेते हैं एक बार की सारी अपनी ठीक है कि नहीं। इसमें क्या है, बैक बैक बैक, अच्छा इस तरीके से, अच्छा और प्लस हो रहा है, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं और देख लेता हूँ, और छोटा करते हैं, एक सेकंड। अब अब ठीक, अब सबको दिख रहा है, ठीक। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपका आदर्श विलयन है तो आदर्श में क्या होगा बताओ, आदर्श में पीएस बराबर होना चाहिए किसके, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के, ठीक है। अगर आदर्श है तो ये कंडीशन होगी, अगर धनात्मक विचलन है तो ये ज्यादा होगा, ऋणात्मक विचलन है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ भाई वैल्यू को, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर ले लेंगे। तो पी नॉट ए कितना है 45, तो मैंने लिखा 45, एक्स ए का कितना मोल अंश है, ऊपर एक, और विलयन के टोटल मोल कितने हैं, एक और दो कितने हो जाएंगे, टोटल 3, प्लस पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 30 टॉर, 30 टॉर, गुणा मोलंस बी के मोलंस, तो जिसका मोलंस निकालते हैं उसके मोल ऊपर, तो बी के कितने मोल है 2 मोल, नीचे विलयन के कुल मोल कितने हैं 3, तो ये 3 से 45 कटेगा 15 बार, है ना, और ये 3 से 30 कटेगा 10 बार, 10 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 20, तो यहाँ अपन ने टोटल किया तो कितना आ रहा है 35 टॉर, जबकि क्वेश्चन ने अपन को विलयन का कुल वाष्प दाब कितना दे रखा है 40 टॉर, यानी ये जो पीएस की वैल्यू है, ये पीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने सामने बताओ 40 टॉर। अब मुझे पता है कि पीएस की वैल्यू कैसी है, ज्यादा आ रही है किससे, विलयन के जो पी नॉट ए एक्स से है और पी नॉट बी एक्स बी से। टोटल जो पीएस के मान है वो 40 टॉर है, जो 35 टॉर से कैसा है, ज्यादा है। ज्यादा है मतलब आप सब समझ चुके हो, पीएस ज्यादा का मतलब कौन सा विचलन है, धनात्मक विचलन है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि विलयन का कुल वाष्प दाब ज्यादा है, और विलयन का कुल वाष्प दाब ज्यादा होने का मतलब कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए कार्बनिक विलायक में कोई यौगिक पूर्ण द्वितीयन बनाता है, द्वितीयन का मतलब डाइमर, ठीक है, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, डाइमर। डाइमर का मतलब दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो डाइमर बनाता है, तो वॉन ऑफ कारक क्या है, यानी पहले 2 मोल था, जैसे एसिटिक एसिड वगैरह का एग्जांपल ले लेते हैं ना अपन, और सॉल्यूशन में जाके वो कितना मोल बन जाता है 1 मोल। तो आप सबको पता है आई बराबर क्या है, पश्चात कणों की संख्या बटा पूर्व कणों की संख्या। तो पश्चात में कितने मोल हैं 1 मोल, पूर्व में कितने मोल हैं 2 मोल, तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया आधा, आधा का मतलब 0.5। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर कौन सा विलायक दे रखा है आपको, साफ साफ बोल रखा है कार्बनिक विलायक। अगर एसिटिक एसिड को जल में घोल दे तो जल में याद रखना, जल में वो आयनित होता है। देखो मैं आपको वापस बता दूं, वापस मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि अगर ये एसिटिक एसिड है, ठीक है 2 मोल, और ये हमने कौन से सॉल्वेंट में घोल रखा है, बेंजीन या किसी कार्बनिक विलायक में, खासकर बेंजीन ही आता है, तो इसके 2 मोल आपस में जुड़कर डाइमर बना लेते हैं, ठीक है। ये कहानी होगी कौन से सॉल्वेंट में, बेंजीन में, अणुभार इसका दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर सेम आपको एसिटिक एसिड बोले, लेकिन बोले कि इसको आपने किसमें घोला है, जल में, तो जल में ये आयनित होता है, तो ये क्या बनाएगा, एक तो एसीटेट आयन बनाएगा और एक H+ बनाएगा। अब आपको पता है कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, एसिटिक एसिड कैसा है, दुर्बल है, तो कंप्लीट 2 मोल में तो टूटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा मोल में ये टूट जाएगा। अगर हमें सवाल में ऐसे बोल दे कि मान लो एसिटिक एसिड 100% वियोजित हो गया है, तो 100% का मतलब इधर 1 मोल
ये एक और एक कितने मोल में टूट चुका है? 2 मोल में। तो उस कंडीशन में तो अपन क्या बोल देंगे, I 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपको क्या बोले कि 100% वियोजित हो चुका है। अगर 100% अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला तो आप बोलोगे कि I का मान 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। ठीक है, समझ गए बात को? कौन से सॉल्वेंट में? जल में। अच्छे से सवाल याद रखना। तो डाइमर के लिए पश्चात कणों की संख्या बटा पूर्व कणों की संख्या 1/2, 1/2 का मतलब कितने मोल? 0.5 मोल। ठीक है, क्लियर? सभी को समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। किसी दिए हुए कार्बनिक विलायक में एक यौगिक पूर्णतः चतुष्टयन देता है। चतुष्टयन का मतलब 4 मोल जुड़ के 1 मोल बनाते हैं। टेट्रामर बन गया। 4 मोल जुड़ के कितने मोल बना रहे हैं? 1 मोल। चतुष्टयन का मतलब 4 जुड़े हैं। तो I बराबर क्या है? पश्चात कणों की संख्या बटा पूर्व कणों की संख्या। 1/4, 1/4 का मतलब क्या? 0.25। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। क्लियर? बोलो, आसान है। 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, और कोई न्यूमेरिकल है तो हम उसको सोल्व कर लेंगे भाई, कहां दिक्कत आ रही है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कमरे के ताप पर आप किसको घोल रहे हो? अमोनियम क्लोराइड को। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कमरे के ताप पर, कक्ष ताप पर अमोनियम क्लोराइड को किसमें घोल रहे हो? जल में। जल में घोलने पर बना विलयन छूने पर कैसा अनुभव करता है? ठंडा। तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लवण अधिक तीव्रता से घुलेगा? मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं आपके सामने एक ये रख लूं, नमक का बड़ा सा टुकड़ा ढेला रख लूं, इसको तुम्हें पानी में घोलना है। पानी में घोलोगे तो यहाँ पर आप सबको पता है टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा। भाई ढेले को घोलना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसको पत्थर से तोड़ तोड़ के आप इसका चूर्ण बना लो। ठीक है, आप इसका चूर्ण बना लो। अब मैं तुमसे कहूँ कि बेटा तुम्हें ये नमक का जो चूर्ण है इसको पानी में घोलना है, तो तुम मुझे बताओ टाइम कम लगेगा इसमें या आसानी से घुल जाएगा? इसको घोलना है तो टाइम कम लगेगा। यानी घुलने की अगर बात आई है तो जाहिर सी बात है चूर्ण आसानी से घुलेगा, क्रिस्टल आसानी से नहीं घुलेंगे। क्रिस्टल तो ढेला है बड़ा, और ढेला आपका घुलेगा नहीं। जैसे मैं कह दूं धागे वाली मिश्री, तो धागे वाली मिश्री में क्या है? शक्कर के क्रिस्टल ही तो जमा हुए हैं। तो मिश्री आसानी से घुलेगी या शक्कर का तुम पाउडर बना दो, बूरा बना दो, बिल्कुल वो आसानी से घुलेगा? तो आप कहोगे कि सर शक्कर का पाउडर आसानी से घुलेगा। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल को काट देंगे, चूर्णित लवण आसानी से घुलेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? कौन आसानी से घुलेगा? चूर्णित लवण जो है वो आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि ये जो विलयन है ये छूने पर ठंडा महसूस कर रहे हैं अपन विलयन को। तो आप सबको पता है कि अगर छूने पर ठंडा लग रहा है तो ये जो विलयन है ये कौन सी प्रकृति का है? ऊष्मा शोषी प्रकृति का। ठीक है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है। और अगर ये ऐसे बोल देता सवाल कि भैया इसको विलेय को विलायक में मिलाया और ये गर्म हो जाता है, तो बताओ गर्म हो जाता तो हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठीक है, ध्यान रखना। और ऊष्माक्षेपी कौन प्रदर्शित करता है वो भी मैं बता दूं। जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है आपके, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे आपके, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर होता तो वो ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, और जैसे सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? शक्कर का पानी में घुलना है, ये सारे कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है? विलयन ठंडा हो जाता है। यानी ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब उसको ताप की आवश्यकता है। ताप दोगे तो आसानी से अभिक्रिया संपन्न होगी, आगे की दिशा में बढ़ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो विलेयता बढ़ेगी। यानी अगर आप पानी को गर्म कर दो तो चूर्णित लवण और आसानी से घुलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। समझ गए? वहीं अगर आपसे बोल देता कि भैया विलयन हो जाता है गर्म, तो मैं आपको इसी सवाल में बता दूं प्रोसेस होता कौन सा? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी का मतलब वो खुद ही हीट को बाहर निकाल रहा है, उसको ताप की आवश्यकता नहीं है। तो तुम ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी नहीं, उल्टी विलेयता कम हो जाएगी। तो अगर अपने आप विलयन गर्म हो रहा है तो याद रखना ताप बढ़ाने पर विलेयता कैसी होगी? कम होगी। विलेयता आपकी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। बोलो बात आ गई समझ में?
किसी को कोई समस्या? तो यहाँ पर ऊष्माशोषी है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, यानी गर्म जल में जल्दी से घुलेगा। मैं ही तुमसे पूछ लूं, एक तो शक्कर घोलनी है तुमको, एक तो ठंडे पानी में घोलो तुम, और एक वहीं गैस चालू कर दो, गर्म पानी कर दो, कहाँ आसानी से घुलेगी बताओ शक्कर? आप कह दोगे कि सर गर्म पानी में आसानी से घुलेगी। बोला आगे बात समझ में? किसी को कोई समस्या? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है कि हेनरी स्थिरांक KH का मान बढ़ता है। आप सबको पता है कि स्थिरांक कोई भी हो भाई, है ना, रेट कांस्टेंट हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, हेनरी कांस्टेंट हो, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, 99.9% ये सारे ताप बढ़ाने पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो KH का मान आपको पता है, KH कब बढ़ेगा? ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, और ताप बढ़ाने पर KH बढ़ेगा तो आप सबको पता है विलेयता क्या होगी? कम होगी। गैसों की विलेयता कैसी होगी? कम होगी। इसलिए जलीय जीव जंतु गर्म जल में रहना पसंद नहीं करते, ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कैसी होगी? पानी में कम होगी। इसलिए जलीय जो जीव जंतु हैं वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो KH का मान ताप बढ़ाने के साथ में क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाने के साथ KH का मान बढ़ता है, और जिसका KH सबसे ज्यादा उसकी विलेयता सबसे कम, जिसका KH जितना ज्यादा उसकी विलेयता कम। यानी अगर तुमसे कोई KH और विलेयता में संबंध पूछे तो KH और विलेयता या मोल अंश दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए? जिसका KH ज्यादा उस गैस की जल में विलेयता उतनी ही कम, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। KH का मान भी किस पर डिपेंड करता है? लो एक बात और बता दूं आपसे, बोले KH का मान किस पर निर्भर करता है? तो ये भी किस पर डिपेंड करता है? विलायक पर, ठीक है, विलायक पर डिपेंड करता है। अलग अलग गैस के लिए इसका मान अलग अलग होता है, तो विलायक की जगह में गैस की प्रकृति लिखूं तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो KH का मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ये लिखूं तो मैं ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? कोई आपसे पूछ ले KH का मान किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अभी राइटिंग देखो थोड़ी सी ऐसी बैठ रही है पेन टैप से, लेकिन धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा ना। अपन को क्वेश्चन चाहिए भाई काम के, और वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। राइटिंग थोड़ी 19-20 हो तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है, समझ गए? चलिए, किसी विद्युत अपघट्ट के लिए जिसका जलीय विलयन में वियोजन हो रहा है, वांट ऑफ कारक, वियोजन हो रहा है, तो आप सबको पता है वियोजन में कणों की संख्या बढ़ती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास है बेटा 1 मोल NaCl, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास 1 मोल क्या है? NaCl, ठीक है। अच्छा, कलर कौन सा ठीक है ज्यादा, वो भी बताना मुझे, है ना, कि ग्रीन वाला सही लग रहा है या रेड वाला सही लग रहा है, या और भी तुम्हें कोई समझ में आया तो? मुझे तो रेड और इनमें से ही ठीक लग रहा है, ठीक है। आप जो भी बताओगे आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैंने 1 मोल NaCl डाला तो ये एक और एक टोटल कितने मोल में कन्वर्ट हो रहा है? 2 मोल में। तो जब वियोजन होता है तो वियोजन में कणों की संख्या बढ़ती है, तो I का मान 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो I का मान सदैव 1 से कैसा होगा? अधिक होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा B। तो तीनों में आपको बात समझा दूं, तीनों पॉइंट में आपको समझा दूं। देखो, अगर I का मान एग्जैक्ट है 1 तो ना ही आयनन है, ना तो बेटा आयनन होगा, और ना ही क्या होगा? संगुणन, ठीक है, ना ही संगुणन होगा। लेकिन अगर I का मान 1 से ज्यादा है तो याद रखना वहां पर क्या होगा? वियोजन होगा या आयनन होगा, ठीक है। और अगर I का मान 1 से कम है, तो I का मान 1 से कम है तो वहां पर क्या होगा? संगुणन होगा। समझ गए? I का मान एग्जैक्ट 1 है तो ना तो आयनन ना संगुणन। I का मान 1 से ज्यादा तो आयनन या वियोजन होगा, I का मान 1 से कम तो संगुणन होगा। तीनों बात आ गई समझ में? चलिए, क्लियर क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। बहुलकों और प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान, क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्या आपके सामने कोई बहुलक है, पॉलीमर है और प्रोटीन है, इनके मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म प्रयुक्त होता है? समझना देखो इस बात को। अणुसंख्यक गुणधर्मों में होता क्या है कि अगर हम उसका चयन करते हैं क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन,
तो उसमें क्या होता है ना, हमें जो भी हमारा कंपोनेंट है जिसका हमें अणुभार ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसको या तो हमें उबालना पड़ता है या हिमांक का मतलब उसको जमाना पड़ता है, यानी उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी या क्या करनी पड़ती है, कमी। अब ये जो प्रोटीन है, ये बहुलक है, प्रोटीन वगैरह क्या होते हैं, आप सबने पढ़ा है, प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। तो अगर मैं प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये विकृत हो जाते हैं, तो भाई विकृत हो जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हमें इनको ना तो गर्म करना है ना हमें ठंडा करना है। और जो परासरण दाब है वो रूम टेम्परेचर पर भी ज्ञात आसानी से हो जाता है, ठीक है। थोड़े से विचलन को भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किससे, परासरण दाब से। और परासरण दाब के लिए ना तो गर्म करना पड़ता है ना ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मूललता की जगह अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, मूलरता का, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें अपन को मूललता के स्थान पर मूलरता का उपयोग हो रहा है, और कमरे के ताप पर अपन इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए अपन किसका उपयोग करते हैं, परासरण दाब का। जबकि क्वथनांक में उन्नयन और उसमें हिमांक में अवनमन उस इत्यादि के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा या जमाना पड़ेगा, जिससे प्रोटीन इत्यादि का क्या हो जाता है, विकृतीकरण। इसलिए अपन क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन इत्यादि का इस्तेमाल ना करके इसका इस्तेमाल करते हैं, परासरण दाब का। आगे बात समझ, बोलो क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अधिक ऊंचाई, ये सीयूईटी पूछ चुका है, ये सवाल सीयूईटी आपका पूछ चुका है, ईयर 2024 है, एक बार आप और कंफर्म कर लेना, इसको सीयूईटी पूछ चुका है। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रुधिर और ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती है, जिसका कारण क्या है, ठीक है। देखो जिसका कारण क्या है इसको देखो। चलो अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप रह रहे हो, अगर आप रह रहे हो जमीन पर तो कोई टेंशन नहीं है, ये जमीन है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप जमीन से नीचे जाते हो समुद्र की गहराई में, जमीन से नीचे जाओगे आप कहां, समुद्र की गहराई में, तो ध्यान रखना प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि एक तो पानी का प्रेशर, ऊपर से वायुमंडल का प्रेशर, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। और अगर आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ रहे हो, आपने सोचा सर हर साल जाते हैं एवरेस्ट फतेह करने, तेरा भाई भी एवरेस्ट फतेह करने जाएगा, टकला नहीं रहेगा, भाई के बाल भी हैं, ठीक है। तो आपने सोचा कि हम भी एवरेस्ट फतेह करने जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ोगे तो गैसें वगैरह की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, प्रेशर कैसा होता है, कम। तो आप ध्यान देना, जमीन से ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा, जमीन से नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी प्लेन में टेक ऑफ कर रहे हैं तो पहली दूसरी बार आप करते हैं तो आपके सिर दर्द होता है, कान वगैरह बंद हो जाते हैं ना, ऐसा आपने एक्सपीरियंस महसूस करा होगा, वो सारा एनोक्सिया की वजह से होता है, प्रेशर में एक साथ चेंज आता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखते हो आप कि जमीन से ऊपर जाओगे तो जमीन से ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो मुझे बताओ हेनरी के नियम ने क्या समझाया है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता है, अगर प्रेशर कम होगा तो विलेयता भी कम होगी। ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाएगी यहाँ पर, कम, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो शरीर कैसा हो जाएगा, दुर्बल, सोचने समझने की शक्ति कैसी हो जाएगी, क्षीण। तो ऊपर जाने पर जो लक्षण उत्पन्न होगा उसे अपन क्या कहते हैं, एनोक्सिया, क्या कहते हैं बेटा, एनोक्सिया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है अधिक ऊंचाई वाली जगह पर लोगों के रुधिर और ऑक्सीजन ऊतकों में मात्रा निम्न हो जाती है, जिसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हो प्रेशर कैसा हो जाता है, कम। तो इसका कारण है क्या, निम्न, निम्न वायुमंडलीय दाब। और अगर आपसे नीचे पूछ लेता कि नीचे जाने पर गोताखोर के शरीर में नाइट्रोजन गैस घुल जाती है, जो ऊपर आने पर बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे असहनीय पीड़ा, जानलेवा दर्द होता है, जिसे क्या कहते हैं, बैंड्स। तो अगर आपसे बेटा अगले साल या इसी साल आपसे सवाल कर ले कि बताओ बैंड्स किस वजह से होता है, तो आप कहोगे उच्च दाब के कारण, प्रेशर बढ़ने के कारण। और अगर जमीन से ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, कम। तो जमीन से ऊपर जा रहे हैं तो ये होता है प्रेशर कम, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, विलेयता कम होने के कारण। समझ गए, दोनों बात क्लियर। चलें आगे। चलो, वह नियम जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे तो आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है, क्लियर, आदर्श विलयन। चलो इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, अगला देखते हैं।
किसी विलयन का परासरण दाब बढ़ता है यदि अणुओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताप घटाया जाए, आयतन बढ़ाया जाए या विलेय अणुओं की संख्या घटाई जाए। ठीक है, पहली बात तो परासरण दाब अणु संख्यक गुणधर्म है, तो अणु संख्यक गुणधर्म किससे बढ़ेगा? अणुओं की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो मुझे तो क्लियर ए समझ में आ रहा है। और भी देख लेते हैं, चलो अपन और भी समझने के लिए अपन सारी बातें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला, जिससे आपको क्लियर बात समझ में आए। चलो फॉर्मूला लिखता हूं। तो फॉर्मूला आप सब मुझे बताओ क्या है? पाई बराबर ICRT। पाई बराबर क्या है बताओ? ICRT। अगर मैं इसको ओपन करूं तो I WB अपॉन MB गुणा आयतन के लिए V और ऊपर क्या होगा? RT। ये रहा पाई। ठीक है, तो संख्या बढ़ाने पर तो पाई बढ़ेगा, ये तो हो गया। ताप घटाया जाए, नहीं भाई, पाई और ताप तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समानुपाती। देखो ये पाई और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समानुपाती, बराबर में आ रहे हैं ना। तो ताप बढ़ाने पर तो पाई भी बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। आयतन बढ़ाया जाए, अब देखो आयतन और पाई कैसे एक दूसरे के? समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर मैं आयतन बढ़ाऊंगा तो पाई तो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बोल रहा है आयतन बढ़ाने पर पाई बढ़ेगा, नहीं, परासरण ताप बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। अणुओं की संख्या घटाई जाए, नहीं भाई, ये तो अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म के लिए तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी, घटानी नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी आई का मान बढ़ेगा, और आई का मान बढ़ेगा तो पाई का मान भी बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन एक। क्लियर? चलो आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित 1.0 m जलीय विलयनों में से कौन सा अधिकतम हिमांक अवनमन दर्शाएगा? याद रहे हिमांक नहीं पूछा बेटा, क्या पूछा है? हिमांक अवनमन। मैं तुम्हें एक ही रूल बता दूं और आगे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं वापस आपको ये रूल रिपीट नहीं करूंगा, आप सभी इस बात से समझ जाना। देखो बेटा, अणु संख्या गुणधर्म है टोटल 4। एक तो कौन है? एक तो कौन है आपका? आपका है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पहला है आपका, मैं लिख दूं, पूरा नाम लिख देता हूं, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब में, अरे भाई राइटिंग की क्यों बैंड बजा रहे हो? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, एक तो ये। दूसरा कौन सा है? दूसरा है, आप सबको पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तीसरा है अपना कौन सा? हिमांक में अवनमन। बेटा देखो, ज्यादा रिक्वेस्ट जो है वो मेरे पास हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की है ना, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले कोई बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं इंग्लिश में भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन, ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है, ये चारों आपके कौन से हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये चारों बेटा किसके समानुपाती हैं? अणु संख्या गुणधर्म किसके समानुपाती होता है बताओ? कणों की संख्या के। तो ये चारों भी किसके समानुपाती हैं? कणों की संख्या के। समझ गए आप बात को? लेकिन अगर मेरे से केवल पूछा जाए, क्या मेरे से केवल क्या पूछा जाए? देखो मैं आंसर क्लिक करना हो ना, मेरे को 3 सेकंड का काम है, लेकिन मैं आपको आंसर प्लस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट भी अगर वीक है तो वो यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर ले, जिससे अगर सेम पैटर्न पर घुमा के सवाल बने तो भी वो कर पाए। जिन जिन के नाम में अवनमन है, अवनमन का मतलब होता है कमी, वो होंगे व्युत्क्रमानुपाती, बाकी सारे होंगे समानुपाती। तो अगर कणों की संख्या के मेरे को कोई पूछे वाष्प दाब कैसा है, तो वाष्प दाब कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सेम देखो हिमांक में भी अवनमन आ रहा है, तो हिमांक भी कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। और बाकी दोनों समानुपाती। कौन कौन? क्वथनांक और परासरण दाब। कौन कौन समानुपाती है? क्वथनांक समानुपाती होगा, और पाई का मतलब परासरण दाब भी कैसा होगा? समानुपाती। बोलो आगे बात समझ में? तो ये आपको दो रिलेशन याद रखने हैं पूरे चैप्टर के अंदर, ये दो रिलेशन ही काम आएंगे हमेशा। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? हिमांक अवनमन।
अवनमन पूछा है, तो हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती है? कणों की संख्या के। तो जिसमें कणों की संख्या ज्यादा उसका हिमांक अवनमन ज्यादा, क्योंकि सांद्रता कैसी है? समान है। अगर सांद्रता अलग अलग होती तो पहले हम संख्या का सांद्रता से क्या करते? गुणा करते। सभी की सांद्रता समान है, इसलिए मैं सीधा कणों की संख्या देख रहा हूँ। कणों की संख्या इसमें है बेटा कितनी? चलो पहले इधर लिख लेता हूँ। इसमें है कणों की संख्या कितनी? 2। इसमें 2 Na और 1 सल्फेट, कणों की संख्या है 3। ये ग्लूकोज, सुक्रोज, शर्करा है ना, यूरिया, ये सारे डिसोसिएट नहीं होते, विद्युत अनपघट्य हैं। इसमें कणों की संख्या ध्यान रहे 1 होती है। और 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, तो टोटल इसमें कणों की संख्या कितनी है? 5। तो मुझे बताओ, जिसमें कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका हिमांक अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ, हिमांक अवनमन पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन किसमें होगा? ऑप्शन डी में। अगर ये बच्चे मेरे से केवल और केवल क्या पूछता? हिमांक। अगर सवाल में अपन से केवल और केवल क्या पूछा जाता? केवल और केवल हिमांक पूछा जाता, तो हिमांक अगर मेरे से पूछता तो हिमांक किसके व्युत्क्रमानुपाती है? कणों की संख्या के। तो जिसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा उसका हिमांक सबसे कम, और जिसमें कणों की संख्या सबसे कम उसका हिमांक सबसे ज्यादा। तो उस कंडीशन में मैं आंसर देता सी। ठीक है, क्योंकि हमसे चर्चा किसकी की है? अधिकतम की। तो अभी मेरे से हिमांक अवनमन पूछ रहा है, तो हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होगा, और कणों की संख्या सबसे ज्यादा है ऑप्शन 5 में। क्लियर? बोलो, आई बात समझ में? लेकिन हिमांक पूछता तो फिर मैं आंसर देता ऑप्शन सी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हैं। चलिए, निम्नलिखित जलीय विलयनों में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा? क्वथनांक उच्चतम अभी बता दिया मैंने आपको। देखो, क्वथनांक के लिए क्या रिलेशन है? क्वथनांक समानुपाती है कणों की संख्या के। बस एक बार मैंने आपको बता दिया, अब सारे मैं आपको आगे ही बताऊंगा। क्वथनांक समानुपाती है कणों की संख्या के, तो जिसमें कणों की संख्या ज्यादा उसका क्वथनांक भी कैसा होगा? ज्यादा। तो मुझे बताओ, कणों की संख्या देख लो आप। अच्छा, इसमें सांद्रता अलग अलग है, तो पहले कणों की संख्या का सांद्रता से गुणा करो, फिर जो मान आए उससे चेक कर लो। तो मुझे बताओ, इसमें कितने कण है बेटा? 2। तो सांद्रता दे रखी है 1, 1 गुणा 2 कितना आ गया? 2। अच्छा, इसमें कणों की संख्या कितनी है? 2 और 1 कितने होंगे? 3। तो 1 गुणा 3, इसमें टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 3। अच्छा, इसमें कणों की संख्या कितनी है? 2, और सांद्रता भी कितनी दे रखी है? 2 मोलैरिटी, तो 2 गुणा 2 कितने आ जाएगा? 4। अच्छा, इसमें सांद्रता कितनी है? 2, और कणों की संख्या 2 और 1 कितनी है? 3। तो 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, टोटल हो गए कणों की संख्या 3। 3 दूना 2, 3 दूना कितना हो गया भाई? 6। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्वथनांक उच्चतम किसमें होगा? तो भैया, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका क्वथनांक कैसा होगा? उच्चतम। और मुझे तो यहाँ दिखने में साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, सबसे जो ज्यादा वैल्यू है वो किसकी है? ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में वैल्यू सबसे ज्यादा है, कणों की संख्या सबसे ज्यादा, तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। समझ गए? तो जब सांद्रता अलग अलग हो तो क्या करना है बताओ? कणों की संख्या का सांद्रता से पहले गुणा करोगे, जो फाइनल वैल्यू आएगी उससे आप वैल्यू डेटा को चेक कर लोगे। चलो, यौगिक CaCl2 और 6H2O जल में पूर्णतया वियोजित है। ठीक है, पानी में पूर्णतः घुल रहा है। इसका वॉन ऑफ कारक आई कितना है? तो ये क्रिस्टलीय जल है, इसको पढ़ के आप डाउट में मत आना, इसका कुछ नहीं होना, इसको नेग्लेक्ट करो, सीधा इधर देखो। तो आपको पता है कि अगर 1 मोल CaCl2 को मैं घोलूं तो एक तो कैल्शियम 2+ और 2 कितने मिलेंगे? Cl- आयन। ठीक है, तो एक तो ये मिल गया कैल्शियम आयन, और 2 मिल गए मेरे को क्या? क्लोरीन आयन। तो टोटल कितने मोल मिल गए? 3 मोल। तो मुझे बताओ, आई बराबर क्या होता है? पहले कणों की संख्या बटा बाद में कणों की संख्या, पश्चात कणों की संख्या बटा पूर्व। तो 3/1 कितना आ गया? 3। तो मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी? सी। ठीक है, चार्ज मत देख लेना यहाँ आगे, सर ये तो 2 है। अरे 2 चार्ज है, इसको संख्या बोलेगा तो यमराज के वहां अलग से व्यवस्था है डंडों की। ठीक है, ऐसे पाप गंगा जी में भी नहीं धुलते। अगर कोई चार्ज को मोल बना दे तो भाई वो तो तगड़े लेवल वाला है, उसके पाप गंगा जी में भी नहीं धुलेंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। चलो, दो द्रवों का स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है। दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो क्वथनांक है वो दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है। उच्चतर का मतलब ये कौन है? अधिकतम क्वथनांकी। ये कौन सा है भाई?
अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अधिकतम क्वथनांकी का मतलब कि विलयन में ए और बी के बीच आकर्षण इतना प्रबल है कि इनको अगर वाष्प में पहुंचाना है तो टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा, क्योंकि आकर्षण कैसा है, प्रबल। प्रबल है तो ये एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, आसानी से वाष्प में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। भेजना है तो भैया टेम्परेचर कैसा लगेगा, ज्यादा। तो मुझे बताओ, आकर्षण विलयन में प्रबल हो जाता है और ये कौन सा है, ये तो ऋणात्मक विचलन है। विलयन में आकर्षण अगर प्रबल हो रहा है तो ये कौन से विचलन की कहानी है, ऋणात्मक विचलन की कहानी है। और अगर विलयन में आकर्षण दुर्बल हो रहा है तो वो न्यूनतम क्वथनांकी होगा और वो धनात्मक विचलन वाला होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि भाई दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर हो जाता है, मतलब विलयन में आकर्षण कैसा है, प्रबल। और विलयन में आकर्षण प्रबल कौन से विचलन में होता है, ऋणात्मक विचलन में। तो ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। और अगर ये बोल देता दोनों द्रवों के क्वथनांक से निम्न है तो फिर हम कर देते धनात्मक विचलन वाले को। क्लियर, आई बात समझ में। दोनों द्रवों के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक, ये लो आ गया वही सेम क्वेश्चन, दोनों द्रवों से निम्नतर होगा। निम्नतर का मतलब ये तो कौन सा आ गया आपका, न्यूनतम। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम स्थिर क्वाथी बोल दूं। और आप सबको पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो न्यूनतम क्वथनांकी को मैं क्या कह सकता हूं, और दूसरा ये भी कह सकता हूं, ध्यान रखना, अधिकतम वाष्प दाबी, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अधिकतम वाष्प दाबी भी इसी को कहा जा सकता है। तो कंफ्यूजन में मत आना, दोनों द्रवों से निम्नतर होगा और न्यूनतम क्वथनांकी वाला कौन सा होता है, धनात्मक विचलन। तो मुझे बताओ, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसको सॉल्व करो, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। पानी देना, चलो आगे चलें। तो लो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक्स एक्स का 1% विलयन सुक्रोज के 6% विलयन के साथ समपरासरी है, तो एक्स का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो भैया अपन को नहीं पता ये एक्स कौन है, और ये बोल रहा है समपरासरी है, तो समपरासरी का मतलब तो भाई पाई इक्वल है, तो पाई को इक्वल कर देता हूं। चलो पाई को इक्वल कर देते हैं। तो समपरासरी के लिए क्या होगा, पाई 1 बराबर पाई 2, तो इधर भी आईसीआरटी और इधर भी आईसीआरटी। ठीक है, अब यहाँ दोनों ही जगह क्या दे रखे हैं आपको, बताया नहीं है, तो हम तो आई की वैल्यू 1 लेंगे, तो सीआरटी वगैरह, आरटी से आरटी कट जाएगा, आप सबको पता है। तो यहाँ आई से आई भी काट देते, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, N1 बटा V1 बराबर N2 बटा V2। अब देखो परसेंट दे रखा है तो विलियन भी कितना होगा, 100 ml। परसेंट दे रखा है तो भाई परसेंट में तो टोटल विलियन 100 ml मानते हैं, यानी V1 V2 भी कट गया, अब तो मोल बचा। तो मोल का क्या होता है, भार बटे अणुभार, तो W1 बटा M1 और इधर क्या हो जाएगा, W2 बटा M2। तो चलो इसको मैं मान लेता हूं x। ठीक है, तो x का कितना दे रखा है, 1 ग्राम। तो इधर आगे लिख दूं क्या, चलेगा क्या, तो x का कितना है, 1 ग्राम। मोलर मास अपन को इसका पता नहीं है। और सुक्रोज का दे रखा है 6%, 6% का मतलब 6 ग्राम गुला है। और सुक्रोज का सभी फॉर्मूला जानते ही हैं, C12H22O11। घर में काम आने वाली चीनी यही है, तो तुमसे शर्करा बोल दे, सुक्रोज बोल दे, यही फॉर्मूला लगाना। अणुभार दे रखा है 342, तो 6 बटा क्या हो गया, 342। तो 6 से कट जाएगा क्या ये, 6 से कट जाएगा क्या, 6 पंजे 30, 6 7 42, हाँ कट रहा है ना भाई। तो 6 से ये कट रहा है, लो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। तो ये कटा 1 और ये कटा 6 पंजे 30, और यहाँ बचा कितना, 4, 6 7 42। तो ये लो अब तो काम क्लियर, 1 बटा M1 और इधर क्या है, 1 बटा 57। तो कर्ण गुणा कर दूं तो M1 बराबर क्या आ जाएगा, 50, M1 उधर गया, 57 इधर गया, तो 57 ग्राम पर मोल। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी।
आ गया समझ? बोलो, कर लोगे सभी? गलती नहीं करनी है ना, समपरासरी में पाई 1 पाई 2 के बराबर होगा। चलो आगे चलते हैं। किसी विद्युत अपघट्य का विलायक में संगुणन होने पर वॉन ऑफ कारक। विद्युत अपघट्य का विलायक में संगुणन, संगुणन कर रहे हैं भाई, तो संगुणन में पहले ही बता दिया, आई का मान 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक है, सदैव 1 से कैसा होगा, कम होगा, बता चुका हूं, ठीक है। क्रिस्टलीय वाटर, इसको नेग्लेक्ट करो, इससे कंफ्यूज मत होना, सीधा गिनो, 2 और 1 सल्फेट, टोटल कितने कण होंगे, 3। पूर्ण आयनन मान के चलना है तो टोटल आई का मान आ जाएगा 3। देखो 2 सोडियम है और 1 सल्फेट है, ठीक है, तो टोटल कणों की संख्या 3। जल क्रिस्टलीय अवस्था में, इससे इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। तो फिनॉल बेंजीन में डाइमर बना रहा है। बताओ भाई क्या बात बोल रहा है कि फिनॉल जो है वो बेंजीन में डाइमर बना रहा है, जिसका वॉन ऑफ कारक कितना है, 0. क्या है, 54 है। तो इसकी संगुणन मात्रा निकालो। अच्छा भैया, चलो तो इस बार हमें क्या दे दिया, आई दे दिया, कितना दे दिया, 0.54, और संगुणन की मात्रा पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, ये अल्फा पूछ रहा है। तो अल्फा निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, किसके लिए, संगुणन के लिए, ये फॉर्मूला मैं किसके लिए बता रहा हूँ बेटा, संगुणन के लिए, ध्यान देना है ना। तो ये फॉर्मूला क्या है, n i-1 बटा n-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, n-1 नहीं, 1 - n, एक सेकंड रुको, मैं इसको चेंज करता हूँ। फॉर्मूला है 1 - n, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जो आएगा वो अपना आंसर। चलो n की वैल्यू कितनी, डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 2 रख दिया। i का मान दे रखा है कितना, 0.54, माइनस कितना कर दिया अपन ने, 1, नीचे क्या करेंगे, 1 - 2। चलो तो इधर और आगे बढ़ जाते हैं। लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है भाई, कुछ और भी तो टूल होंगे इसमें लाइन वगैरह ड्रॉ करने के। चलो मैं आगे और देखूंगा, है ना। अरे भाई कहाँ जा रही है, क्या लंदन में जाएगी क्या लाइन, चलो ये ठीक है। इसके बाद अब इधर देखो, तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा आपका, 2, और इधर माइनस का कितना बच जाएगा, 54, तो माइनस का बच जाएगा 0.46, यही बचेगा ना। और नीचे क्या बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। इससे गुणा कर दूं, 6 दूना 12, 1 9, 4 दूना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 0.92 आएगा भाई। करेक्ट ऑप्शन तो मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है, समझ गए। तो कितना प्रतिशत होगा संगुणित, अगर परसेंट पूछता तो 92%, और हमसे मात्रा पूछी है तो 0.92, ठीक है। अगर परसेंट पूछ लेता तो इसका 100 से गुणा कर देते, समझ गए। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, किसके लिए, संगुणन के लिए। आयनन के लिए भी बता दूं क्या, चलो आगे कोई सवाल आएगा तो उसमें देख लेंगे, है ना। आयनन के लिए आगे कोई सवाल आएगा उसमें देखो, आयनन में मैं बताऊं i-1 और n-1 है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आयनन के लिए। चलिए आगे चलते हैं अपन, तो इसका तो आंसर आ गया 0.92। नेक्स्ट देखो, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अभी अभी आपको मैंने बताया अधिकतम क्वथनांकी कौन बनाता है, जो ऋणात्मक विचलन वाले होते हैं वो बनाते हैं। और ऋणात्मक विचलन के एग्जाम्पल आपको याद हैं तो आपको ये चीजें भी अधिक आसानी से क्लियर होंगी। ऋणात्मक विचलन वाले एग्जाम्पल कौन है, पहला वाला कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, नहीं ये तो धनात्मक विचलन है क्योंकि ये अध्रुवीय, ये ध्रुवीय, ये आदर्श है, ये भी गलत। एथेनॉल और एसीटोन, ये भी धनात्मक विचलन का गलत। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन विलयन में नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से विलयन में आकर्षण कैसा हो जाता है, प्रबल, और विलयन में आकर्षण प्रबल होगा तो कौन सा विचलन होगा, ऋणात्मक विचलन। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन इसका आंसर है, ठीक है। धनात्मक में कहानी उल्टी हो जाएगी। किसी अवाष्पशील विलेय के जलीय विलयन, क्या बढ़िया सवाल है भाई, इसको तो मैं आपसे कहता हूं कि एक बार रोक के ना करो और अपना ऑप्शन देखो, अपना ऑप्शन चेक करो कि आपका क्या ऑप्शन आया। क्वेश्चन नंबर 22, किसी अवाष्पशील विलेय के जलीय विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान दो क्या पूछा है तुमसे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये है, तो अवाष्पशील विलेय का मूल अंश होगा, ठीक है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देकर बेटा आपसे पूछ रहा है विलेय का मूल अंश। अब तुम्हें
याद हो तो हम सॉल्यूशन के अंदर एक बात पढ़ते थे कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है क्या पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए वो किसके बराबर होता है एक्स भी यानी विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। और ये डेटा तो हमें सवाल नहीं दे रखा है, सवाल नहीं हमें ये डेटा दे रखा है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो इतना है और जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा वो ही तो बराबर होगा किसके मूल अंश के, विलेय के मूल अंश के। बी से हम हमेशा विलेय को दिखाते हैं, बी से हम हमेशा किसको दिखाते हैं पूरे चैप्टर में विलेय को, और ए से अपन किसको दिखाएंगे, ए से अपन किसको दिखाएंगे विलायक को। तो ये तो विलेय के मूल अंश के बराबर है, यानी जो ये डेटा है वही इसका डेटा है और इसका डेटा दे रखा है तुमको, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। अरे विलेय का मूल अंश भी कितना आएगा भाई 0.00225 यही आएगा, समझे कि नहीं, ये ही आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या फिरकी फेंकी थी, गुगली फेंकी थी जिसको आपको पकड़ना था। अब कुछ सॉल्व करने बैठेंगे वो घंटों घंटों तक इसको सॉल्व करते रहेंगे और सॉल्व करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे और एग्जामिनर यही चाहता था कि आपको कहीं ना कहीं फंसाए वो। ठीक है, चले आगे, कर लोगे ना, फंसोगे नहीं ऐसे प्रश्न में, बहुत बढ़िया। और आपको बचाने के लिए ही मैं ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अब अपन कर लेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो सवाल अच्छा है अगला वाला भी कि 10 ml तुमको क्या दे रखा है एसीटोन और 50 ml क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाने पर विलयन का कुल आयतन होगा। तो देखो इसके लिए आप सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अभी अभी मैंने बताया कैसा विचलन बताते हैं, ऋणात्मक विचलन। और बेटा ऋणात्मक विचलन में डेल्टा वी कैसा होता है नेगेटिव, मतलब विलयन का आयतन कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 10 ml क्या मिला रहा हूं एसीटोन और 50 ml में मिला रहा हूं क्लोरोफॉर्म, तो एग्जैक्ट 60 ml नहीं बनेगा, मेरा विलयन 60 ml नहीं बनेगा, 60 ml से क्या बनेगा कम, 60 ml से क्या बनेगा कम, क्योंकि विचलन कैसा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कैसा विचलन दिखाते हैं ऋणात्मक, तो 60 ml से कम, लेस देन 60 ml, तो ये होगा। ठीक है, कितना बनेगा 60 ml से कम बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ऋणात्मक विचलन में क्या होगा 60 ml से कम बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, चलो अगला, ये सवाल नीट ने भी पूछा है, सीयूईटी भी इसको रिपीट कर देगा, ध्यान रखना। ठीक है, केएच वैल्यू दे रखी है और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया जिसका केएच ज्यादा उसकी विलेयता कम, जिसका केएच ज्यादा उसकी विलेयता कम, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, गैस का मोल अंश भी कम। ठीक है, चलिए बताओ तो केएच सबसे ज्यादा किसका है भाई, मुझे तो आर्गन का ही दिख रहा है, आर्गन का ही मुझे तो केएच सबसे ज्यादा दिख रहा है 40, तो इसी का सबसे कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी कट गया, डी कट गया। एक सेकंड क्या कर दिया, हाँ इसकी विलेयता सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, घुलनशीलता विलेयता एक ही बात है, घुलनशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आर्गन तो सबसे कम जाएगा भाई, आर्गन के लिए तो वैल्यू सबसे कम आएगी, तो इन दोनों में तो सबसे ज्यादा दे रखी है, तो ये दोनों कटे। ठीक है, अब देखो मैं लिख लूं क्या एक बार वैल्यू, हाँ ज्यादा ठीक रहेगा, आर्गन के लिए वैल्यू क्या है 40.32। ठीक है, और फिर कौन है हाँ CO2 के लिए वैल्यू कितनी है बताओ 1.68। फिर कौन है, फिर ज्यादा है आपकी किसकी CH4 की, CH4 के लिए वैल्यू दे रखी है 0.416। और फिर फॉर्मेल्डिहाइड के लिए सबसे कम है, देखो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए कितनी है 1.84 गुणा 10 की घात -5, तो ये तो भाई बहुत कम वैल्यू है। तो जिसके लिए KH बहुत कम उसकी विलेयता सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा तो होगी किसकी फॉर्मेल्डिहाइड की, नो डाउट। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद नंबर आएगा किसका, मीथेन का नंबर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के बाद मीथेन, करेक्ट ऑप्शन है सी। फिर उसके बाद CO2 आएगा और सबसे ज्यादा किसके लिए है KH का मान, KH का मान सबसे ज्यादा किसके लिए है आर्गन के लिए, तो जिसके लिए सबसे ज्यादा उसकी घुलनशीलता सबसे कम, करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा, दिक्कत वाली इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। किन्हीं दो द्रव के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर हो जाता है। ये तो रिपीट सा हो गया क्या? दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है तो भैया ऋणात्मक विचलन है। ये तो करवा दिया मैंने पहले ही सवाल, है ना, ऋणात्मक विचलन है। 30 ml एसीटोन 20 ml क्लोरोफॉर्म, अरे वही बात है भाई, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कैसा बनाएंगे? ऋणात्मक विचलन, तो विलयन का आयतन कम होगा, 50 के बराबर नहीं, 50 से कम होगा। अगर यही धनात्मक विचलन होता तो 50 ml से ज्यादा होता। ठीक है, समझ गए ना बात को? निम्नलिखित में से किस विलयन का जल में हिमांक न्यूनतम होगा? हिमांक न्यूनतम होगा, हिमांक की चर्चा कर रहा है, तो मुझे बताओ, हिमांक तो कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा उसका हिमांक सबसे कम। कणों की संख्या सबसे ज्यादा तो मुझे इसी में लग रही है। देखो, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन, इसमें कणों की संख्या है 3, यूरिया 1, ग्लूकोज 1, केसीएल कितने हैं? 2। तो हिमांक कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, कणों की संख्या सबसे ज्यादा इसमें, तो इसका हिमांक सबसे कम होगा। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, हेनरी स्थिरांक KH का मान होता है, अरे भैया, उच्च जिनकी विलेयता कम होगी उनके लिए KH का मान ज्यादा होगा। निम्नतर विलेयता वाली गैसों के लिए बृहत्तर, बृहत्तर का मतलब ज्यादा, क्योंकि KH विलेयता के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। जिनकी विलेयता कम उन गैसों के लिए KH का मान कैसा होगा? ज्यादा। बृहत्तर का मतलब ज्यादा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ठीक है, जिनकी विलेयता कम उनके लिए KH सबसे ज्यादा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? सवाल की लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, आई होप आप सबको चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। चलो, एक मोलल KCl का हिमांक, यह मानते हुए KCl जल में पूर्णतः वियोजित हो गया है, KF दे रखा है, और KCl विलयन का क्या पूछ रहा है? हिमांक। विलयन का हिमांक पूछ रहा है। मोललता कितनी दे रखी है? 1। तो पहले तो मैं हिमांक में अवनमन निकाल लूं। डेल्टा TF बराबर क्या होता है? IKF मोलैलिटी। बोल रहा है KCl, तो इसके लिए कणों की संख्या 2 होगी, तो I का मान 2 हो गया। KF कितना है? 1.86। मोललता का मान कितना दे रखा है? 1। तो भाई ये यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.72। केल्विन लिख लो, डिग्री सेल्सियस लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डेल्टा TF अंतर है, और अंतर को आप चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में, बात एक ही होगी। लेकिन ये हमसे क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछ रहा, ये अपन से क्या पूछ रहा है? विलयन का हिमांक, यानी ये अपन से TF पूछ रहा है। विलयन का मतलब किसका हिमांक पूछ रहा है? TF का पूछ रहा है। तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है? T0F माइनस TF। तो TF बराबर क्या होगा? T0F माइनस डेल्टा TF। और शुद्ध जल का तो आपको पता ही है, कितने पर पानी उबलता है, वो सॉरी जमता है? 0 पर। ठीक है, तो जल का हिमांक, शुद्ध जल का हमें पता ही है कितना होता है? 0 माइनस डेल्टा TF की जगह ये वैल्यू रख दो 3.72, तो आंसर आ गया TF का माइनस में। माइनस का मतलब करेक्ट ऑप्शन ए। अब आप गलती क्या कर सकते थे? आप डेल्टा TF निकाल के प्लस वाला आंसर रख देते, और वहीं आप गलत हो जाते, क्योंकि उसने डेल्टा TF नहीं पूछा, TF पूछा है, विलयन का हिमांक। समझे बात को? यही फंसाने वाली चाल थी एग्जामिनर की। कर लोगे? चलो चले आगे, अगला सवाल पढ़ो। चलो आप अगला सवाल आप पढ़ो। भाई क्या बात है, 53 मिनट अभी हो गए, क्वेश्चन अपन पहुंचे हैं। चलो चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। अचार के लिए नमक के सांद्र विलयन में रखा गया कच्चा आम सिकुड़ जाता है, क्योंकि कच्चा आम सिकुड़ गया, ये परासरण की वजह से क्या होगा? अपना जल बाहर निकाल देगा, क्योंकि बाहर सांद्रता कैसी है? ज्यादा। परासरण के कारण जल प्राप्त नहीं करता। व्युत्क्रम परासरण, अरे प्रतिलोम परासरण, आरओ तो होता ही नहीं है भैया इसमें। परासरण के कारण ये क्या कर देगा? जल खो देगा। ठीक है, परासरण की वजह से आप सबको पता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के अणु क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ परासरण की वजह से आम में से जो है वो बाहर क्या निकल जाएगा? पानी।
और फिर वो सिकुड़ जाएगा, है ना। अचार वगैरह बनाते हैं तो ऐसा ही तो करते हैं भाई, या तो धूप में सुखा दो। अब फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कहाँ से लाए इतनी धूप, तो वो नमक के गाढ़े सांद्र विलयन में पटक देते हैं सारी कैरियों को काट के, तो इनके अंदर से बचा कुचा पानी निकल जाता है बाहर सांद्र नमक के विलयन में। जैसे अपन घरों में करेले की सब्जी बनाते हैं तो करेले पर मम्मियां क्या करती हैं, उसको छील के नमक लगा के रख देती हैं, तो करेले के अंदर से पानी के साथ कड़वाहट भी क्या निकल जाती है बाहर। सर क्या बात बोल रहे हो, काश ऐसे ही हम में कोई नमक लगा के रख दे, है ना, अपनी भी कड़वाहट बाहर निकल जाए। लेकिन ये कड़वाहट भला इतनी ढीठ है कि निकलती ही नहीं। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के साथ गैस की द्रव्य विलेयता घटती है। गैस की द्रव्य विलेयता घटेगी। हाँ 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 हाँ, गैस की द्रव्य विलेयता घटेगी। ताप बढ़ा दो भैया, ताप बढ़ाओगे तो गैस की द्रव्य विलेयता घटेगी, ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो सारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सारी गैस विलयन में से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलो तो ताप ही है इसका आंसर। गैस की द्रव्य विलेयता घटती है, ताप बढ़ाओगे तो गैस की द्रव्य विलेयता घटेगी। चलो आगे चलते हैं। दो इसमें एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, अगर आपने सुना हो, इसमें दो एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम। इनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इनका जल में घुलना ऊष्माशोषी प्रोसेस है, तो ताप बढ़ाओगे तो इनकी विलेयता बढ़ती है। ये दोनों एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी सबकी घटती है। किसका हिमांक उच्चतम होगा, क्या मैं ऐसे सवाल बता चुका हूं आपको, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। किसका हिमांक, जिसमें कणों की संख्या कम उसका हिमांक सबसे ज्यादा, तो कणों की संख्या सबसे कम इसमें ऑप्शन सी में, इसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में एसीटोन का विलयन, क्लोरोफॉर्म में एसीटोन का विलयन, ये तो ऋणात्मक विचलन, कई बार आ गया भाई, क्लोरोफॉर्म एसीटोन ऋणात्मक विचलन, ठीक है। एथेनॉल एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन तो कैसा है भाई, धनात्मक विचलन, ठीक है। ये इसके हाइड्रोजन बॉन्डों को क्या कर देगा, तोड़ देगा, इसलिए ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक। आगे चलो। संगुणन में विलेय का मोलर द्रव्यमान, संगुणन में क्या होता है, दो मोल जुड़ के क्या हो जाते हैं, एक मोल। जैसे मेरे पास दो लकड़ी हैं, दोनों पानी में जुड़ के एक हो जाएंगी। एक लकड़ी का वजन मान लो 10 ग्राम है, तो जब 10-10 ग्राम की दो जुड़ गई तो विलयन में वजन कितना हो जाएगा, एक एक टुकड़े का 20 ग्राम, समझ रहे हो। तो मोलर द्रव्यमान कैसा हो जाता है, दुगना हो जाता है, बढ़ता है मतलब, है ना, बढ़ता है। और जबकि कणों की संख्या कम होती है, ध्यान रखना, संगुणन में क्या होता है, मैं लिख देता हूं, कणों की संख्या तो कम होती है, कणों की संख्या इसमें क्या होती है, कम, लेकिन अणुभार या मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आयनन में उल्टा कर देना, कणों की संख्या उसमें बढ़ती है और अणुभार उसमें कम हो जाता है, ठीक है, समझ गए। निम्नलिखित में से किस विलयन का जल में क्वथनांक उच्चतम होगा, तो जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो कणों की संख्या ज्यादा ये रही, इसमें कितने कण हैं, 3, तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसका परासरण दाब उच्चतम होगा, तो परासरण दाब भी किसके समानुपाती है, संख्या के, तो इसमें संख्या सबसे ज्यादा, कणों की संख्या इसमें कितनी है, 3, तो जिसमें कणों की संख्या ज्यादा उसका क्या होगा भाई, परासरण दाब ज्यादा, ऑप्शन डी है। 10 ग्राम कास्टिक सोडा 500 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घुला हुआ है, इसकी मोलरता क्या है। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 500 ml के बराबर। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH को। मोलर द्रव्यमान दे रखा है 40। मोलरता क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन। लीटर में चाहिए, ml में दे रखा है तो ऊपर कर देंगे 1000 से गुणा, ठीक है। 500 से 1000 कितनी बार गया, 2 बार, 10 से ये गया 4 बार, 2/4, 2/4 का मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। समझे समझे कि नहीं, बताओ बबुआ, तो हार समझ में आई कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन कौन है भाई, मेथेनॉल और जल, नहीं ये तो धनात्मक है। एसीटोन और एथेनॉल, नहीं ये भी धनात्मक है। मेथेनॉल और CCl4, नहीं ये भी धनात्मक है। एसिड प्लस वाटर, बिल्कुल एसिड प्लस वाटर, एसिड बेस रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जैसे तुम्हारा H2SO4, है ना, और कौन, HNO3, नाइट्रिक एसिड, और कौन, HCl, और इनको मैं किसके साथ मिला दूं, जल के साथ, तो ये कौन से विचलन में आएंगे, ऋणात्मक विचलन में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए भाई आगे चलते हैं।
राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, यही ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। देखो एग्जाम्पल भी तुमको कितने सारे मिल गए, बाकी सारे एग्जाम्पल कौन से हो गए अब धनात्मक विचलन के, और ये कौन सा हो गया आपको ऋणात्मक विचलन का, और ऋणात्मक ही पूछा है अपन से, ठीक है। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का वाष्प दाब, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द्रव हमेशा क्या जाएगा वाष्प में, तो वाष्प दाब सदैव कैसा होता है, बढ़ता है, ठीक है, समझ गए। आदर्श विलयन राउट के नियम को मानता है, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा एच 0 होता है, बिल्कुल डेल्टा वी 0 होता है, बिल्कुल सारी बातें सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन ऑफ कारक के अधिकतम मान वाला यौगिक है। अरे किसमें कणों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसी में है। इसमें कणों की संख्या कितनी है, 3, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, इसमें 1 मैग्नीशियम 1 सल्फेट 2, इसमें 1 Na 1 Cl2, इसमें 1 K 1 Cl2, तो कणों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, सी में, इसीलिए इसका आई का मान सबसे ज्यादा होगा, ठीक। 20 ग्राम द्रव्यमान वाले एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश, इसको सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश, 20 ग्राम द्रव्यमान एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, ठीक है, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। इसका अणुभार देखो क्या, अणुभार देख लेते हैं, चलो अणुभार देख लेते हैं भाई। कार्बन हो गए 2, 2 का मतलब 12 दूना 24, हाइड्रोजन 2 और 2 4 और 2 6, ये हो गए 30, और 16 16 ये हो गए तुम्हारे 32, यानी ये हो गया तुम्हारा 62, तो 62 आ गया 20 ग्राम, ठीक है। चलो XA, तो Na बटा क्या होगा, Na प्लस NB, मैं इसको एथिलीन ग्लाइकोल को A मान लेता हूँ, तो क्या करूंगा 20 बटा 62 बटा 20 बटा 62 प्लस बी कौन है, बी कौन है भाई, पानी। 80 ग्राम द्रव्यमान वाले 20 ग्राम द्रव्यमान, तो 20 ये हो गया, तो पानी कितना हुआ, पानी 80 हुआ, तो 80 बटे 18 कर दूंगा, समझे कि नहीं। अरे पानी में ही तो घोला है, 20 ग्राम ये हो गया, द्रव्यमान परसेंट आपको दे रखा है, देखो कितना दे रखा है द्रव्यमान परसेंट, ठीक है। तो 80 ग्राम आपका क्या हो गया भाई, पानी हो गया, तो 80 बटा 18 कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, जो आए वो आपका आंसर। लो मैं कर देता हूँ फटाफट फटाफट मैं कैलकुलेट करता हूं। ये कितना आ गया ऊपर 0.322, ठीक है, ये आ गया 0.322। चलो नीचे देखते हैं, पॉइंट 322 प्लस 0.322 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 4.76। इसका अगर मैं भाग लगा दूं तो क्या आएगा, 4.76, इसका आ जाएगा 0.0, इसका आ रहा है बेटा 0.0676, तो ये 68 के बराबर आ गया, करेक्ट ऑप्शन सा है, ठीक है। आप भी कैलकुलेट कर सकते थे, थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ले ली, ठीक है। आप कर लेना, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ देखो भाई, अब ये कथन कारण वाले आ गए, और ये कथन कारण वाले मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के उसमें मैं आपको सारे जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां मैंने आपको लेवल 1 के कई सारे क्वेश्चन करवाए, आप इनसे अपना लेवल जांच कर लीजिए। अगली क्लास होगी लेवल 2 की, उसमें कुछ आए हुए सवाल होंगे, कुछ लेवल बढ़ के सवाल आएंगे। यूनिट को तैयार करके आना, अगर आपने यूनिट नहीं पढ़ी है तो आपने बोर्ड एग्जाम दिया ही है, आप फटाफट अपने जो भी नोट्स हैं आप उससे पढ़ लीजिए, या अपने चैनल पे भी कई सारे वीडियो पड़े हैं सॉल्यूशन के, आप वहां से फटाफट पढ़ के यूनिट तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्लास होगी लेवल 2 के क्वेश्चंस की, जिसमें आप अच्छे से आंसर दो, मैं यही उम्मीद करता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।